हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल थिंक लीगली। आप सभी को पता है यहाँ पे हमारा राजस्थान एपीओ का क्रैश कोर्स चल रहा है। हमने आर्म्स एक्ट खत्म किया था, फिर उसके बाद हमने एट्रोसिटीज एक्ट भी खत्म किया था और आज हम जो नया एक्ट शुरू करने वाले हैं उसका नाम है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, जिसको सभी शॉर्ट में जेजे एक्ट कहते हैं। तो आज हम इस एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, आप सभी को पता है इसका बेस क्या है। हम यहाँ पे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर उन बच्चों के बारे में बात करते हैं जिन्होंने, चाहे उनकी कोई मजबूरी रही हो, चाहे वो किसी भी क्रिमिनल साइड की तरफ इफ्लेक्ट हो गए हो, किसी भी कारण अगर कोई बच्चा 18 ईयर्स से कम है, वो अगर कोई क्राइम कमिट करता है तो उनका हमारा जो नॉर्मल ट्रायल पीरियड चलता है, जो हमारे सीआरपीसी में हमारा जो प्रोसीजर दे रखा है ट्रायल का, उनके साथ वो नहीं करते हैं। हमारे यहाँ पे उसके लिए जुवेनाइल का अलग सिस्टम है और इसी के बारे में हम इस एक्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं। किनको हम जुवेनाइल की कैटेगरी में लेते हैं, एक चाइल्ड क्या होता है, कि क्या क्या इस बारे में हम बात करने वाले हैं। आइए इस एक्ट के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले इस एक्ट के बारे में जो हम जानते हैं, पहली बात ये जो 2015 में ये जो एक्ट आया, उससे पहले ये 1986 में पहली बार ये एक्ट आया था, जब पहली बार जुवेनाइल के बारे में बात की गई थी। फिर उसके बाद जो है वो 2000 में एक्ट आया था, जो इससे एक्ट पहले जिस एक्ट को हम कहते थे जेजे एक्ट 2000 का एक्ट आया था। उसके अंदर रिहैबिलिटेशन के बारे में बात की गई थी और फिर लास्ट में फिर 2006 में फिर अमेंडमेंट आया था, जिसमें जो हमारा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और जो हमारे कमिटी आई थी उसका सेटअप हुआ था। और फिर लास्ट जो हमारा अभी का जो एक्ट चल रहा है वो है 2015 का एक्ट, जो कि आप सभी को पता है किस कारण आया था हमारे एक्ट। निर्भया का जो दिल्ली का जो केस हुआ था, उसके बाद में कोर्ट ने ये कहा कि हम सभी को ये लगा कि जब वहां उसमें आप सभी को पता है एक जो उसमें जो क्रिमिनल था वो जुवेनाइल था। तो उसके बाद ये महसूस किया गया कि सोसाइटी के चेंजेस के साथ लोगों की मानसिकता में, स्पेशली बच्चों की मानसिकता में भी चेंज आ रहा है और जुवेनाइल के हमारे जो लॉज हैं उनमें चेंज लाना बहुत जरूरी है। तो उसी के साथ हमारे ये आया था 2015 का एक्ट लाया गया था, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का। तो लास्ट में जो भी हमारा एक्ट प्रेजेंट ये एक्ट चल रहा है ये 2015 वाला एक्ट है। हाँ, इसके बाद इसमें 2021 में भी अमेंडमेंट आ चुके हैं। लास्ट जो हमारा अमेंडमेंट है वो 2021 का अमेंडमेंट है। सो इस एक्ट की जो पिक्चर है, तो अब जो हम बात करेंगे, तो पहली बात हम जो करेंगे, इसके अंदर टोटल हमारे कितने सेक्शंस दे रखे हैं, हमारे 112 सेक्शंस दे रखे हैं और कितने चैप्टर्स हैं, 10 चैप्टर्स हमारे सेक्शन के अंदर गिवन है। काफी लंबा चौड़ा एक्ट है और इसकी इवन डेफिनेशंस भी बहुत सारी है, अराउंड 60 डेफिनेशंस इस एक्ट के अंदर रखी है। तो ध्यान से इस एक्ट के हम और पार्ट्स कर देंगे और हम ध्यान से बेसिक लेवल पे आपको समझते हुए इस एक्ट को खत्म करना है, क्योंकि इस एक्ट जो है सिर्फ एपीओ नहीं, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, लगभग सभी एग्जाम्स के अंदर ये एक्ट आता है। तो इस एक्ट के कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर करते हुए हमको चलना है। तो दूसरी बात हम जो करेंगे वो ये है कि वही बात हम शुरुआत किससे करते हैं कि इस ये जो था, इसकी डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या थी और ये इसका डेट ऑफ एसेंट क्या था। सो इसका डेट ऑफ एसेंट जो थी, असेंट की जो इसकी डेट थी, हम यही लिख लेते हैं, और डेट ऑफ एनफोर्समेंट सो इस एक्ट की जो डेट ऑफ एनफोर्समेंट थी वो थी हमारी 5 जनवरी 2016 और डेट ऑफ असेंट क्या थी, 31 दिसंबर 2015। ओके, लास्ट हमने ये पढ़ लिया है कि इसके अंदर टोटल कितने सेक्शन थे, 112 सेक्शंस थे और 10 चैप्टर्स थे। अब बात करते हैं कि इस एक्ट के अंदर हम क्या क्या बात करते हैं। इस एक्ट के अंदर हम बात करते हैं दो तरह के बच्चों की बात करते हैं। पहले बच्चा कौन है, चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, जिनको आगे सीसीएल से हम आगे शॉर्ट में बोलेंगे तो, और दूसरे बच्चे जिनकी हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, सीएनसीपी। तो हम दो तरह के बच्चों की बात करेंगे। तो है ना, एक जो है
ये उनकी बात कर रहे हैं जो इस एक्ट के अंदर किसी ना किसी कोई क्राइम कमिट कर देते हैं, किसी भूख के कारण, किसी भी रीजन से वो चोरी कर लेते हैं, या कोई ऐसी सडन सर्कमस्टेंसेस के कारण वो कोई और भी किसी को ग्रेवियस हर्ट कर दे, किसी भी तरह के क्राइम जो कोई कमिट कर देता है, कोई लॉ का ना उल्लंघन कर देता है, तो उन बच्चों की हम इस एक्ट के अंदर बात करते हैं। तो उसको पकड़ने से लेके, उसके एप्रीहेंशन से लेके उसके रीइंटीग्रेशन तक हम उस बारे में बात करते हैं। रीइंटीग्रेशन क्या होता है? उसका समाज में वापस पुनर्विस्थापन, उसका वापस वो समाज में उसको कैसे, क्योंकि एक बच्चा है, उसकी आगे बहुत बड़ी लाइफ है, वो हो सकता है कि जहां तक हम ये मान के चलते हैं इस एक्ट के अंदर, हम ये मान के चलते हैं कि जो एक किशोरावस्था से पहले इवन जो एक बच्चा है 18 उम्र से कम, जो एक बच्चा है उसमें उसकी मानसिकता इतनी डेवलप नहीं हुई है कि वो एक क्राइम करने जैसी उसकी मानसिकता हो, वो भर सकता समझ सके जो मैं क्राइम कर रहा हूँ, मैंने ये जो क्राइम किया है उसका क्या परिणाम होगा और उसका मेरी लाइफ पे क्या परिणाम होगा। हम ये लॉ ये मान के चलता है। वैसे हम आगे ये भी पढ़ेंगे, स्पेशली हमने निर्भया वाले में पढ़ा कि कैसे कि वो चाहे वो 18 वर्ष का था, बट उसकी जो इंटेंशन था, जो हम क्राइम में सबसे पहले क्या मानते हैं, इंटेंशन था, जो मेंस रिया था वो कितना भर सकता था। लोग है ना कि आजकल के बच्चे कितनी तेजी से है ना, जो हमारे आजकल की जो चीजों के, चाहे फोन हो गया, किसी भी इंटरनेट के कारण इतनी तरह की चीजों से जो अफेक्ट हो रहे हैं, जिस तरफ जा रहे हैं, उनकी मानसिकता बिल्कुल बदलती जा रही है, उनमें जो एक बचपन है वो खत्म होता जा रहा है। लेकिन हम इस एक्ट के अंदर यही मान के चलते हैं कि बच्चा जो है इस एक्ट के अंदर, वो उसको हमें बचाना है, उसका बचपन बचाना है, उसको हमको वापस उस सोसाइटी की तरफ अच्छी तरफ लेके आना है, इसलिए इस एक्ट को लाया गया था। तो हम जो यहाँ पे जो एक ना चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ की बात करते हैं, तो उसके अंदर हम उसको पकड़ा जाता है, उसको भाई ये तो बताया जाता है कि आपने गलत काम किया, उसको ऐसे तो नहीं, अरे कोई बात नहीं, वो इतना छोटा बच्चा भी नहीं है, तो उसको समझाने के लिए, कुछ भी करने के लिए एक बार उसको पकड़ा तो जाता है, उसको ना जस्टिस जुवेनाइल बोर्ड के अंदर लाया तो जाता है। तो उसको पकड़ने से लेके उसके वापस उसका क्या प्रोसीजर है, उसको प्रोसिक्यूट किया जाता है, क्या ना क्राइम किया गया, उसका रिहेबिलिटेशन होता है, फिर उसके बाद जो रीइंटीग्रेशन होता है, वहां तक इस प्रोसेस में ये एक्ट काम करता है। और दूसरी बात हमारा क्या काम करता है, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। इन्होंने क्राइम नहीं किया होता है, लेकिन इनके लिए कोई, हम ये मानते हैं कि जिन बच्चों के लिए उनके कोई पेरेंट्स नहीं है या कोई गार्जियन नहीं है, तो उनके लिए ना चाहे अडॉप्शन के प्रोसीजर हो, आगे क्या करना है, उनको वापस उनको कैसे करना, ये माना जाता है कि एक बच्चा जो है वो सही मायने में विकसित तभी हो पाता है जब वो एक खुशहाल अच्छी फैमिली के अंदर रहता है। तो उसको एक अच्छी फैमिली देना है, उसको फॉस्टर केयर में भेजना है, उसको अडॉप्शन में भी करना है, ये सभी इस चीज में इस एक्ट के अंदर हम देखते हैं। तो चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन में हम क्या बात करते हैं, अडॉप्शन की बात करते हैं, उसके रिस्टोरेशन की बात करते हैं, या फिर शेल्टर की बात करते हैं जो अबेंडन या वल्नरेबल चाइल्ड है। तो ये सारी डेफिनेशंस में भी हम पढ़ेंगे कौन कौन से बच्चे को किस कैटेगरी के अंदर करते हैं और उनका आगे क्या प्रोविजंस हमारे दे रखे हैं, उनका क्या प्रोसीजर है, क्या क्या हमारे इस एक्ट के अंदर इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सभी बात हमें इस एक्ट के अंदर आगे करने वाले हैं। पहली बात, हम जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड पढ़ रहे हैं, तो ये जुवेनाइल वर्ड क्या है, जुवेनाइल वर्ड क्या है, तो सेक्शन 235 में इसकी डेफिनेशन दे रखी है। हम वही जो आपको पता है कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, कि मैं पर्टिकुलरली जो बेरक में दे रखा है मैं उस तरीके से नहीं, मैं आपको समझाने के प्रोसीजर से उठा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं शुरुआत कर रही हूँ कि इस एक्ट के नाम से ही कि जुवेनाइल वर्ड क्या है। तो जो नहीं जानते हैं उनको बता दूं, अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज, वो सभी जो हैं वो जो बच्चे हैं उनको हम जुवेनाइल बोलते हैं। ओके, फिर तो अब ये जो एज स्पेक्ट्रम है इसके अंदर अगर आप देखोगे तो फिर एक डेफिनेशन आती है चाइल्ड की, तो उसमें भी यही बोला गया कि he has not completed 18 years of age, तो उसमें भी 18 years of age का ही बात बोल रखी है। फिर 213 की जो बात बोल रखी है, alleged found to have committed an offence and has not completed 18 years of age on the date of commission, ये क्या बात कर रही है, ये क्या डेफिनेशन दी है हमारे सीसीएल की। सीसीएल क्या बोला था हमने, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, उसकी क्या डेफिनेशन दे रखी है कि हाँ ये जो आपने बात की है चाइल्ड या जुवेनाइल, जो आपकी चाइल्ड की डेफिनेशन दे रखी है वो जुवेनाइल जो बन गया है, अब उसने क्या किया है, he is alleged or found to have committed an offence and has not completed
and has not completed 18 years of age on the date of commission। ये बात आपका आप ध्यान रखेंगे, कई जगह एक्ट में हम ये बात करेंगे और कई जगह आप जब एपीओ बन जाएंगे तो आप भी देखेंगे कि कई आपके लिए जब जेजे आप यूज कर रहे हैं, ये बात बहुत जरूरी है कि जो डेट की हम बात कर रहे हैं कि 18 साल से कम का बच्चा होना चाहिए, वो कब होना चाहिए? इंक्वायरी या कोई और डेट की बात नहीं कर रहे हैं, वो कब होना चाहिए? ऑन द डेट ऑफ कमीशन, जब वो जो क्राइम कमिट किया गया था उस डेट के जो वो डेट थी उस दिन क्या वो 18 ईयर्स से कम था, ये बात है। ओके अब चाहे जब तक हो सकता है कि जब तक आपको पता है हमारे इंडिया का जो लॉ का जो प्रोसीजर है वो कितना लंबा चलता है। अगर आप बोले कि आपके ना डेट पहुंचते पहुंचते हो सकता है वो 16 साल का था, उसका प्रोसीजर चलते चलते इतना लंबा पहुंच गया है, या वो 17 साल का था, चलिए ये मानते हैं, और प्रोसीजर चलते चलते जब तक कि उसका कन्विक्शन हुआ वो 18 साल से ऊपर का हो गया। अब आप बोले ये तो 18 साल से ऊपर का हो गया, नहीं, जिस दिन डेट ऑफ कमीशन, जिस दिन डेट ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम क्या था उस दिन उसकी एज क्या थी, 18 ईयर्स से कम थी, वो मैटर करता है। ओके तो और जैसे ही 18 साल से ऊपर हो जाता है, 18 प्लस हो जाता है, वो क्या आ जाता है? अडल्ट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बाउंड्री से बाहर चल जाता है। तो जो हमारी पहली डेफिनेशन जो आती है सेक्शन 2(1) जो कहता है अडोलसेंट की डेफिनेशन की बात करता है, उसमें जो हम बात करते हैं वो कौन बच्चे होते हैं? 16 से 18 साल से बच्चे। आप सभी को पता है जो हमारे प्यूबर्टी की एज होती है, वही डेफिनेशन हमारे एडोलसेंट की डेफिनेशन में रखा है। सेक्शन 2(1) में क्या बोल रखी है? कौन सा बच्चा? जो 16 से 18 स्ट्रिक्टली बिलो 18 ईयर्स, 16 से स्ट्रिक्टली बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, वो एडोलसेंट की एज में आता है। तो ये जो एज वाइज बात हम जो कर रहे हैं इनका आप स्पेशली आप ध्यान रखेंगे। अब कमिंग बैक, हम शुरुआत करेंगे हमारी डेफिनेशन से। तो अब जो ना दो चीज आपको एक और बात समझनी है, हमने दो तरह के बच्चों की बात करी, चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ सीसीएल, और दूसरी बात क्या करी? सीएनसीपी, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। तो ये जो सीसीएल वाले बच्चे हैं उनकी एजुकेटिंग बॉडी कौन सी है? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जेजेबी। और दूसरी बात जो हमने सीएनसीपी वाले बच्चों की बात करी, उनके उन मैटर्स को डील करने के लिए हमारी जो एजुकेटिंग बॉडी है उसका नाम क्या है? चाइल्ड वेलफेयर कमिटी, CWC। कहीं पे भी ये शॉर्ट फॉर्म आ जाए तो आप ये बात समझ जाए, और आप सभी अपना बेयर एक्ट साथ में लेके बैठिए, क्योंकि मैं आपको इजियर लैंग्वेज में समझा रही हूँ। कई जगह आप सोचेंगे कि ये हमारी बेयर एक्ट की लैंग्वेज नहीं है, मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप अपना बेयर एक्ट साथ में लेके बैठिए, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में के बीच की बात कर रही हूँ, तो समझना आसान रहेगा। रटने की जगह समझेंगे तो उनको याद करना भी आसान रहेगा। और अगर आप इस चैनल को या मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे वाले एक्ट्स के लिए। तो अब हम जो हमारी डेफिनेशन शुरू कर रहे हैं, तो वही अभी जो हमने ये बात करी भी है कि सेक्शन 212 में चाइल्ड की डेफिनेशन क्या दे रखी है? अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज। फिर जो हमारी दूसरी डेफिनेशन है 215, वो बात क्या करता है? चाइल्ड फ्रेंडली की। उसमें क्या बोला गया है कि इस एक्ट के अंदर हम किसी भी चाइल्ड को जो एप्रीहेंशन में पकड़ा गया है उससे, या फिर जो हम बात कर रहे हैं सीएनसीपी वाले बच्चों की, तो उसके अंदर क्या बात है? इस एक्ट के अंदर क्या? एनी बिहेवियर, कंडक्ट, प्रैक्टिस, प्रोसेस, एटीट्यूड, एनवायरमेंट और ट्रीटमेंट दैट इज ह्यूमेन। कौन सा ट्रीटमेंट होना चाहिए हमारा? कौन सा ट्रीट होना चाहिए? ह्यूमेन हो, कंसिडरेट एंड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। ये हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हमारे प्रिंसिपल है इस एक्ट का, कि इस एक्ट के अंदर कोई भी जो हमारे प्रोसीजर फॉलो की जा रही है वो किस लिए किया जा रही है, किस तरीके से फॉलो की जा रही है? टू द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। इस तरीके से आपको इस प्रोसीजर का फॉलो करना है, ये कोशिश करनी है कि वो बेस्ट इंटरेस्ट में होने चाहिए चाइल्ड के। ओके तो ये हमारा जो है चाइल्ड फ्रेंडली, ये जो है हमारा क्या है? प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल हमको जो दे रखा है इस एक्ट के पीछे का, कि हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए? चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए। दूसरी हमारी जो डेफिनेशन वो है जुवेनाइल।
ये भी हम पढ़ चुके हैं कि जुवेनाइल केस में क्या दे रखी है, अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, लीगल इज सिनोनिमस विद चाइल्ड बट प्रीडोमिनेंटली यूज्ड विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ द जस्टिस सिस्टम। यहाँ पे हर जगह हम चाइल्ड नहीं बोलेंगे, उसको हमने टर्म दिया है जुवेनाइल। जो भी बच्चा 18 ईयर्स से कम है और वो इस एक्ट के अंदर आ रहा है, उसको हम चाइल्ड नहीं बोलेंगे, उसको इस एक्ट के अंदर हम जुवेनाइल बोलेंगे। स्पेशली हम हम जुवेनाइल वर्ड वही यूज कर रहे हैं जिन्होंने क्राइम कमिट किया है, तो वो जो बच्चे हैं उनको हम इस एक्ट के अंदर क्या बोलेंगे, जुवेनाइल बोलेंगे, चाइल्ड नहीं बोलेंगे। फिर जब हमारी डेफिनेशन है 213 के अंदर, 213 के अंदर हमारी चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, उन बच्चों की क्या डिफाइन कर रखा है, चाइल्ड जुवेनाइल alleged or found to have committed an offense, और इसका क्रूशियल एग्जाम क्या है, must not have completed 18 years of age on the date of commission of such offense dealt with by the juvenile justice board। ये तीनों ही बात हम अभी कर चुके हैं। और वही बात 214 में हमारी जो डिफाइन किया गया है, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, तो इनका भी वही वाली बात है, फाउंड इन सर्कमस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम वल्नरेबिलिटी रिक्वायरिंग स्टेट इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी एंड वेलफेयर। और उसकी क्या बात है, अप्लाइज टू चिल्ड्रन रिक्वायरिंग इमीडिएट रिहेबिलिटेशन ड्यू टू लैक ऑफ पेरेंटल केयर और इमिनेंट डेंजर। और इनका जुरिसडिक्शन किसके पास है, डील विद बाय द चाइल्ड वेलफेयर कमिटी। ये आप इजी लैंग्वेज में समझ गए कि इनका स्टेटस क्या है, ऐसे सर्कमस्टेंस में से पाए गए हैं कि एक्सट्रीम वल्नरेबिलिटी ऐसी हालत में है कि उनको स्टेट को इंटरवेंशन करना ही पड़ेगा फॉर सेफ्टी एंड वेलफेयर, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए स्टेट को अपना हस्तक्षेप करना ही होगा। और इसका क्या है, हमारा जो पॉइंट है, उन बच्चों पर अप्लाई होता है जिनको इमीडिएट रिहेबिलिटेशन की जरूरत है और ड्यू टू लैक ऑफ पेरेंटल केयर में नहीं है वो बच्चे, या फिर इमिनेंट डेंजर में है। आप जानते हैं कि बच्चों को कई बार बच्चे ना अनजाने में निकल जाते हैं, भाग जाते हैं घर से, या फिर खो जाते हैं। कई बार बच्चों को किडनैप कर लिया जाता है, बच्चे रेलवे स्टेशन पे या ऐसी सिचुएशंस में मिलते हैं कि ना होटल में कोई रेड पड़ी, वहां पे मिले आप चाइल्ड ट्रैफिकिंग के अंदर किसी भी तरीके से, या उनके पेरेंट्स एक्सपायर हो गए, एक्सीडेंट में मारे गए, घायल हो गए, ऐसी सिचुएशन में जब उनके पास पेरेंटल केयर में नहीं है या फिर वो इमिनेंट डेंजर में है, ऐसे में उनका बच्चों का कौन ध्यान रखता है, कौन मैटर डील करता है, उनका चाइल्ड वेलफेयर कमिटी। ये जो चाइल्ड वेलफेयर का, ये जो चिल्ड्रन है ना, सीएनसीपी की बात कर रहे हैं, इसको हम और डिटेल में अभी पढ़ेंगे। तो सीएनसीपी का क्राइटेरिया क्या है, क्या क्राइटेरिया है सीएनसीपी का, होमलेसनेस एंड अबंडनमेंट, फाउंड विदाउट होम और सेटल्ड प्लेस ऑफ अबोर्ड विदाउट ऑस्टेंसिबल मींस ऑफ सब्सिस्टेंस, उनका खुद का कोई घर नहीं है, ऐसी सिचुएशन में पाए गए हैं, ऑर्फन है, छोड़ दिए गए हैं, या सरेंडर्ड है। सरेंडर्ड वाली बात भी अभी हम करेंगे। फिर दूसरी बात जो है, दूसरा क्या है, अब्यूज या एक्सप्लॉइटेशन, अब्यूज्ड है, टॉर्चर्ड है और एक्सप्लॉइटेड फॉर सेक्सुअल अब्यूज और इलीगल एक्ट्स। हम ये आपके 214 में ये डेफिनेशन में ये सारे पॉइंट रखे हैं कि हम कौन कौन से बच्चों को सीएनसीपी में मानेंगे, तो समझ गए, ये सभी आपके पॉइंट्स में दे रखे हैं, लगभग 9 पॉइंट्स के अंदर ये दे रखा है। तो इनको समराइज करके मैं आपको बता रही हूँ कि या तो वो होमलेसनेस या अबेंडनमेंट की सिचुएशन में है, अब्यूज या एक्सप्लॉइट किया गया है उन बच्चों को, टॉर्चर किया गया है फॉर सेक्सुअल अब्यूज और इलीगल एक्ट्स, इंडक्टेड इनटू ड्रग अब्यूज और ट्रैफिकिंग, और यूज फॉर इनकॉन्शियसेबल गेन्स और फाउंड वर्किंग इन कंट्रावेंशन ऑफ लेबर लॉज और बेगिंग के लिए बच्चों को किडनैप कर लेते हैं और फिर उनसे जबरदस्ती उनसे भीख मंगवाई जाती है, या उनको मजबूर किया जाता है कि वो ना, आप कई जगह निकलते होंगे तो आपको ट्रैफिक लाइट के ऊपर बच्चे आते होंगे, खिलौने खरीद दीजिए या हमको कुछ भीख दे दीजिए। तो इस तरीके के अगर आपको ऐसे कोई बच्चा मिलते हैं, अगर बशर्ते वो अपने पेरेंट्स के साथ ही या उनकी फैमिली सिचुएशन ही ऐसी ना हो कि वो ऐसा काम कर रहे हैं, अगर उनके कोई ऐसी सिचुएशन है कि वो अपने पेरेंटल केयर में नहीं है और उनसे जबरदस्ती ऐसा कोई काम कराया जा रहा है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, फैमिली फेलियर और इनकैपेसिटी, मेंटली इल और फिजिकली चैलेंज्ड विद नो वन टू सपोर्ट, ऐसी सिचुएशन है उनके, या वो फिजिकली चैलेंज्ड है या मेंटली चैलेंज्ड है और उनका कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं है, पेरेंट्स और गार्जियंस आर अनफिट, इनकैपेसिटेटेड और मिसिंग,
सिंपल लैंग्वेज में बात कर रही हूँ मैं आपसे, समझ में आ रहा होगा आप सभी को कि पेरेंट्स उनके अनफिट हैं, पेरेंट्स अनफिट है, इनकैपेसिटेटेड है या मिसिंग है। ओके, पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों को छोड़ दिया है, ऐसे सिचुएशन में आपको मिलेंगे। मैंने कोई मान लीजिए कोई नेचुरल कैलामिटी हो गई है, केदारनाथ टाइप हो गई, जो हमारे केदारनाथ में जैसे कैलामिटी हुई थी, इस तरह की कोई कैलामिटी हो गई है, आपको सिर्फ बच्चे मिले, पेरेंट्स का कोई अता पता नहीं चल रहा है, कई दिन पूरा सर्च ऑपरेशन मिल गया, पूरा सर्च ऑपरेशन हो गया है कंप्लीट, बट उनके बच्चे ना पेरेंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, वो सीएनसीपी के अंडर कंसिडर किए जाएंगे। ओके, या पेरेंट्स अनफिट हो गए हैं, है ना, कोई मान लीजिए कोई मदर नहीं है या फादर एक्सपायर हो गए हैं, मदर जो है वो हॉस्पिटलाइज है या फिर ग्रीवियस शॉक में है, उनकी मेंटली वो अनफिट है कि वो बच्चे की केयर कर पाए, ऐसी कोई सिचुएशन है। तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है, हमारे वो इस कंडीशन में आते हैं। हमारे जो लॉज हैं वो फिर भी काफी लीनेंट है। आपने शायद रानी मुखर्जी की मूवी देखी होगी, नॉर्वे वाली, उनकी एक मूवी आई थी, उसमें भी यही हुआ था। उनके तो वहां पे फॉस्टर केयर के रिलेटेड जो गवर्नमेंट है फॉरेन में बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर इवन जो आपके ब्लड रिलेटिव पेरेंट्स हैं, इस चीज का बच्चे भी फायदा उठाते हैं, अगर ब्लड रिलेटिव पेरेंट्स हैं वो भी अगर बच्चे की केयर ढंग से नहीं कर रहे, जो गवर्नमेंट है वो स्ट्रिक्ट तरीके से देखती है कि अगर मैंने क्या जो पेरेंट्स हैं बच्चों की केयर ढंग से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर किसी बच्चे ने कभी कंप्लेन कर दी, इस तरह की फॉल्स कंप्लेंट्स भी वहां पे होती है कि बच्चे कंप्लेन कर देते हैं कि ना हमारे माँ बाप हमको ढंग से रख रहे हैं, हमको हमारी पिटाई कर रहे हैं, तो ना ऐसी कंडीशन में भी पुलिस आ जाती है। ये तो मजाक की बात थी, लेकिन ऐसी इस तरीके से हमको नहीं करना है। पेरेंट्स जो हैं वो क्यों मारते हैं, वो आपको समझाते हैं, आपकी केयर के लिए, आपके वेलफेयर के लिए आपको डांटते हैं, आप अगर आप कोई गलती कर रहे हैं, तो ऐसा तो हमको नहीं करना है। लेकिन तो बस जस्ट बिकॉज उन्होंने आपकी पिटाई कर दी वो अनफिट तो नहीं हो गए। हम यहाँ पे अनफिट है ना, जो दूसरी कंडीशंस की बात कर रहे हैं, सीरियस कंडीशंस की, कि मान लीजिए कि आपको पेरेंट्स एक्सपायर हो गए हैं या फिर आपके ना कोई और मेंटली हो गए, ऐसी सिचुएशन हो गई कि उन्होंने आपको छोड़ दिया है। कई बार आपने देखा होगा कि क्या ना, मान लीजिए कि कोई ए है, वो उनका दिवाला निकल गया है, ऐसे सिचुएशन में, या ऐसे कि उनके बिल्कुल पैसे खत्म हो गए और वो अपने बच्चे का ध्यान रखते, ऐसी सिचुएशन में उनको वो अनाथालय के बाहर छोड़ गए, तो वो जो बच्चे हैं वो भी सीएनसीपी के अंडर ही कंसिडर किए जाते हैं। चौथी कैटेगरी जो हम मान रहे हैं, इमिनेंट डेंजर की बात कर रहे हैं, विक्टिम ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, सिविल अनरेस्ट और नेचुरल कैलामिटी। नेचुरल कैलामिटी वाली अभी मैंने आपको बताया, एट इमिनेंट रिस्क ऑफ चाइल्ड मैरिज। ऐसी कोई मान लीजिए बात हो गई है कि ना पेरेंट्स ही बच्चों की जबरदस्ती चाइल्ड मैरिज करवा रहे हैं, अब पेरेंट्स को तो जेल हो गई, पुलिस आ गई, पेरेंट्स को तो जेल हो गई, अब बच्चे क्या करें सिचुएशन में, एक तो उनको चाइल्ड जबरदस्ती उनकी शादी करवा रहे थे पेरेंट्स और चले गए, अब वो क्या करें, उन बच्चों का भी ध्यान कौन रखता है, सीएनसीपी। भाई पेरेंट्स तो फिर से शादी करा देंगे, तो ऐसे पेरेंट्स को तो जेल तो हो गई, अब उन बच्चों का कुछ तो करना पड़ेगा, वो किसके पास जाएंगे, शादी से भी बचा लिया, तो ऐसे में उनका ध्यान कौन रखता है, सीएनसीपी में कंसिडर किया जाता है। और कौन ध्यान रखता है, सीडब्ल्यूसी। क्या बात करी हमने, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी, वो ही आगे देखती है कि अब इन बच्चों का आगे क्या करना है। तो उसके अब जो हमने बात करी, ये दो तरीके की हमने बात करी, कितने तरह के बच्चों की बात कर चुके हैं हम, चाइल्ड की बात कर चुके, जुवेनाइल की बात कर चुके, एडोलसेंट की बात कर चुके, फिर चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ की बात कर चुके, सीएनसीपी की बात कर चुके, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन की बात कर चुके। अब जो हम बात कर रहे हैं सेक्शन 1 जो अब हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, अबेंडेंड चाइल्ड की, और ऑर्फन और सरेंडर्ड चाइल्ड। ये तीन तरह की डेफिनेशन है, 2(1) में दे रखी है, 242 में दे रखी है और 260 में दे रखी है। तो इनका जो अब तीन तरह की बात है, इनको एक साथ हम लेके चलेंगे, आपको मैं समझाती जाती हूँ। तो इनकी अबेंडेंट चाइल्ड में कौन कौन है, डेजर्टेड बाय बायोलॉजिकल और अडॉप्टिव पेरेंट्स और गार्जियंस। उनको डेजर्ट का मतलब छोड़ दिया है, त्याग दिया है, किन्होंने, बायोलॉजिकल है या अडॉप्टिव हैं या वो आपके गार्जियन हैं जो आपको बच्चे छोड़ गए। आप कई बार देखते होंगे, चाहे वो कि जस्ट बिकॉज आपकी लड़की हो गई, डस्टबिन के अंदर बच्चियों को छोड़ जाते हैं, किसी कहीं कोई मंदिर के बाहर छोड़ जाते हैं, किसी के घर के बाहर छोड़ जाते हैं, या कोई भी रीजन से बच्चों को अगर पेरेंट्स छोड़ के जाते हैं, आपके ना कोई इस तरीके के भी केस हमारे बहुत सारे होते हैं कि शादी से पहले अगर किसी भी, चाहे कोई अफेयर के कारण किसी भी रीजन से अगर कोई लेडी माँ बन जाती है, फिर वो बच्चे को है ना किसी के पास अनाथालय के बाहर या किसी के पास छोड़ जाती है, तो किसी भी रीजन से, कोई कहना मैंने आपको बताया पैसे की कमी से, पहले अडॉप्ट कर लिया,
पेरेंट्स को लगा कि हमको अडॉप्शन की जरूरत है, हमारे तो बच्चे हैं नहीं, अडॉप्ट कर लिया। फिर वो उनको फिर लगाना जैसे जैसे जिम्मेदारी, फिर बोले कि यार हमसे तो बच्चा रहना संभल ही नहीं रहा, फिर उन्होंने उसको डेजर्ट कर दिया। कोई वापस अनाथालय के बाहर छोड़ आए, कोई मंदिर में छोड़ आए, किसी भी रीजन से, या आपके गार्जियंस है, गार्जियंस वाली सिचुएशन कैसे, आपके ना पेरेंट्स एक्सपायर हो गए और आप गार्जियनशिप में अंदर चले गए, किसके, आपके चाचा चाची के। अब चाचा चाची अगर आपकी केयर नहीं करना चाहते और वो आपको डेजर्ट कर देते हैं, आपको छोड़ देते हैं, कहीं पे छोड़े आते हैं, तो ऐसी सिचुएशन, तो तीनों ही कैटेगरी के लोग, बायोलॉजिकल, अडॉप्टिव और गार्जियंस, ऐसे वो जो आप अगर वो लोग उसको छोड़ देते हैं तो वो कौन सी कैटेगरी में आता है, अबेंडन डाइंग। और फिर उनका और ऐसे में क्या बात की जा रही है कि पेरेंट्स आर अननोन और अनविलिंग टू टेक केयर। या तो पेरेंट्स, बच्चा इतना छोटा है कि आप यही पता लगा नहीं पा रहे हैं कि पेरेंट्स है कौन, कौन छोड़ के गया, या दूसरी बात पेरेंट्स वो अनविलिंग है टू टेक केयर। हु डिक्लेयर्स, तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि उनको अबेंडन चाइल्ड डिक्लेयर कर दिया जाता है, और वो कौन करता है, CWC, जो हमारी कमिटी है, आफ्टर ड्यू इंक्वायरी उनको अबेंडन डिक्लेयर कर देती है। तीसरी बात जो है वही, हमारा अबेंडन और सरेंडर्ड में ज्यादा अंतर नहीं है, तो इस ऐसी सिचुएशन में क्या है, सरेंडर्ड कौन है, रिलिंक्विश ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड कंट्रोल, फिजिकल, इमोशनल और सोशल फैक्टर्स। इसमें बियॉन्ड कंट्रोल वाली बात कर रहे हैं, ऐसी कोई सिचुएशन बन गई है कि चाइल्ड को सरेंडर कर दिया गया है, माँ जो है वो पागल हो गई है, पापा है नहीं, ऐसी सिचुएशन में मेंटली की बात कर रहे हैं, कोई सोशल फैक्टर है। आप ये एक सिचुएशन, एक केस ये भी आया था कि माँ जो थी वो जेल में थी और वहां पे इन जेल उसको, उसकी प्रेगनेंसी होती है, कंसीव करती है, मतलब कंसीव तो हुआ होता है, वो जेल में होती है और उसके बच्चा हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन जो है, मैं वो बच्चे को जेल में तो पाल नहीं सकती, आपको पता है कि जेल में बच्चे को पाल नहीं सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में माँ उसको सरेंडर कर देती है। पेरेंट्स आर एक्टिवली हैंड ओवर द चाइल्ड टू अथॉरिटीज। यहाँ पे तो क्या है, पेरेंट्स अननोन है और अनविलिंगली टेक केयर, यहाँ पे पेरेंट्स खुद हैंड ओवर करते हैं चाइल्ड को अथॉरिटीज को। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, फिर उनको डिक्लेयर्ड कर दिया जाता है दोनों बाय द कमिटी। दो सिचुएशन है, या तो अबेंडन बोलेंगे या सरेंडर बोलेंगे। किस सिचुएशन में, पेरेंटल स्टेटस की कंडीशन में, दोनों में, एक में डेजर्ट कर रहे हैं, एक में सर्कमस्टेंसेस के कारण डेजर्ट कर रहे हैं, सिर्फ मैटर करता है वो आपके पेरेंटल स्टेटस, कौन किस कंडीशन में कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं पेरेंट्स। ओके। और तीसरी बात जो हम बात कर रहे हैं ऑर्फन की, ऑर्फन आप कॉमन भाषा में आप सभी समझते हो जिनके माँ बाप नहीं होते, तो हम एब्सेंस ऑफ एनी पेरेंट्स और गार्जियंस, उन सभी को क्या बोलते हैं, ऑर्फन बोलते हैं। और पेरेंट, इसमें क्या पेरेंटल स्टेटस की बात कर रहे हैं, बायोलॉजिकल और अडॉप्टिव पेरेंट्स आर डेड और अनविलिंग और इनकेपेबल ऑफ टेकिंग केयर। यहाँ पे इनके बारे में हम अलग से कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे हम सिर्फ एक फैक्ट बेस्ड बात कर रहे हैं कि ये कैटेगरी भी आती है ऑर्फन वाली कैटेगरी। फिर जो हम बात करेंगे, जो हमारी डेफिनेशन है वो हम बात करेंगे, यहाँ पे हम जो ऑफेंसेस जो इस एक्ट के अंदर यूज किए जा रहे हैं किन कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। पहली डेफिनेशन हमारी एक आती है पेटी ऑफेंसेस, सीरियस ऑफेंसेस और हीनियस ऑफेंसेस। आप एक्ट पढ़ते हैं तो आप सभी को पता है थोड़ा थोड़ा कि हम जो सबसे लाइट तरह के जो क्राइम ऑफेंसेस होते हैं, हल्के छोटे छोटे ऑफेंसेस, छोटे छोटे, अभी जो हमने पहले भी बात की थी, वो हम किसके कैटेगरी में मानते हैं, पेटी ऑफेंसेस। इनकी मैक्सिमम पनिशमेंट क्या रखी होती है आईपीसी या किसी भी अंदर के, अप टू 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। 254 में हमारे हम बात कर रहे हैं सीरियस ऑफेंस, थोड़ा सा ग्रीवियस ऑफेंस की बात, तो यहाँ पे हम बात करते हैं पनिशमेंट इज बिटवीन 3 to 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। और तीसरी बात जो हम बात करते हैं वो जो भरसक वाले हीनियस ऑफेंसेस, जैसे जो निर्भया वाला हुआ था, ऐसे में हम क्या बात करते हैं, मिनिमम पनिशमेंट इज 7 years और मोर ऑफ इम्प्रिजनमेंट। अब एक इंपॉर्टेंट केस आया था शिल्पा मित्तल वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली का। इसमें तो मेन बात ये आपके ना, जो आप मेंस में भी इस तरह का क्वेश्चन देख सकते हैं, जो मेन बात जो की जाती है वो इन दो की बात की जाती है। आप जो देखते हैं 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट
और 3 to 7 ईयर्स। तो ये जो 3 ईयर्स और यहाँ जो बात आती है कि क्योंकि आपको पता है कि छोटी सी पनिशमेंट और इसको कैसे एक हीनियस ऑफेंस में, यहाँ पे भी आप जो देख रहे हैं 7 ईयर्स, ये जो कनेक्टिंग वाली आती है 7, 3, ये जो आती है यहीं पे एपीओ जो होते हैं, जो भी वकील होते हैं अपना खेल खेल जाते हैं, कैसे अपने जो क्लाइंट है उसको कैसे पेटी ऑफेंस छोटी सी पनिशमेंट दिलवानी है, कैसे वो उसको, और जो सामने वाला जो होगा प्रोसिक्यूशन वाला वो उसको कैसे सीरियस में लेके जाएगा। तो इसका एक इंपॉर्टेंट केस जो हमारा है, जो आपको याद रखना है, उसका नाम क्या है, शिल्पा मित्तल वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली 2020 का केस था। और इसके अंदर ऐसा बोला गया था, व्हाट इफ अ क्राइम हैज अ मैक्सिमम ऑफ मोर देन 7 ईयर्स बट नो स्पेसिफाइड मिनिमम। इसमें मैक्सिमम द सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे में क्या बोला था, द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट फॉल अंडर सीरियस ऑफेंस नॉट हीनियस ऑफेंस पेंडिंग पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट। तब हमने ऐसी सिचुएशन में हमारे ये जो सीरियस ऑफेंसेस वाली डेफिनेशन आई थी और ये बोला गया था कि ना ये जो 7 ईयर्स से ज्यादा की पनिशमेंट है, तो ऐसे में मैक्सिमम तो आपने बोल दिया कि 7 ईयर्स है, बट स्पेसिफाइड ना यहाँ पे मिनिमम 7 से शुरू कर दो और मोर इम्प्रिजनमेंट। ऐसे में सबकी मैक्सिमम क्या है, इनमें मैक्सिमम मिनिमम वाली बात थी कि कितना हम ले जाएं कितना। तो ऐसे में हमारे सीरियस ऑफेंसेस वाली कैटेगरी में हमने यूज किया था कि जो मिनिमम वाली बात है तब तो आप है ना सीरियस में, है ना इसमें सीरियस में रख लो, बट जैसे ही अगर आपके सीरियस में आ जाते हैं मैटर और सीरियस में क्या आपको लग रहा है कि ये नहीं, जैसे निर्भया वाली बात हुई थी, तो आपको इसको हीनियस ऑफेंस में ही लेना है, 7 ईयर्स को हीनियस डेफिनेशन में लेना है, आपको सीरियस ऑफेंस वाली डेफिनेशन में नहीं लेना है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। फिर नेक्स्ट जो हमने डेफिनेशन में हमारी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो हमारे सिस्टम्स दे रखे हैं जो इस एक्ट के अंदर। तो पहला सिस्टम हमने पढ़ लिया है, जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड दे रखा है वो किसके अंदर डिफाइन है, 210 के अंदर। कमिटी किसके अंदर है, जो हमारी सीडब्ल्यूसी 2 सब क्लॉज 22 और 2 सब क्लॉज 20 इसके अंदर रखी है चिल्ड्रंस कोर्ट। तो बोर्ड का एंटाइटेड जो है वो क्या दे रखा है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 4। सेक्शन 4 के अंदर हमारे ना ये जो जेजेबी है वो एस्टेब्लिश होता है। इसका जुरिसडिक्शन क्या है, एक्सक्लूसिवली एडजुडिकेट केसेस ऑफ चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। उसी तरीके से सेक्शन 27 के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूट होता है और हम किन के बारे में बात करते हैं, एक्सक्लूसिवली हैंडल्स केसेस ऑफ चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, सीएनसीपी के मैटर्स की बात करते हैं। और एस्टैब्लिश्ड अंडर सीपीसीआर एक्ट और पॉक्सो एक्ट और द कोर्ट ऑफ सेशंस, ये इसके अंदर एस्टैब्लिश होते हैं कोर्ट्स जो हमारा चिल्ड्रंस कोर्ट जो है, और इसका जुरिसडिक्शन क्या दे रखा है, ट्राइज चिल्ड्रन अबव 16 ईयर्स और ऑफ एज अक्यूज्ड ऑफ हीनियस ऑफेंसेस हु आर ट्रांसफर्ड टू बी ट्राइड एज एडल्ट्स। यही बात हमारे निर्भया वाले में यूज की गई थी। आपने ये सभी ने ना ये निर्भया वाला केस देखा था, इसलिए मैं आपको बार बार इसका एग्जांपल दे रही हूँ कि कैसे जो एक बच्चा है, कहने को एक चाइल्ड है कि वो 18 साल से कम है, जो हमने एडोलसेंट की बात की थी, बट कैसे जो है आज का बच्चा पहले की तरह उसकी मानसिकता कितनी बदल गई है कि वो ये इतने सीवियर क्राइम कर देता है जो कि उसको बाय माइंड कोर्ट ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि वो है एक चाइल्ड नहीं है, वो एक एडल्ट की तरह सोच रहा है। तो ऐसी कंडीशन में उसका ट्रायल भी हमारे चिल्ड्रंस कोर्ट करती है, जस्ट लाइक हु आर ट्रांसफर्ड टू बी एज एडल्ट्स। तो हम यहाँ पे क्या बात करते हैं, जो 16 साल से ऊपर वाले बच्चे हैं और जिन्होंने हीनियस ऑफेंस किया है उन बच्चों की बात करते हैं। तो उनके मैटर कौन देखता है, हमारे चिल्ड्रंस कोर्ट। और उनसे पहले वाले बच्चों का मैटर कौन देखता है, जेजेबी। फिर एक डेफिनेशन हमारी क्या दे रखी है इसके अंदर, चिल्ड्रंस होम की डेफिनेशन दे रखी है। इन सभी का क्या है, ये एक डेफिनेशन हमारी जो है अम्ब्रेला ऑफ इंस्टीट्यूशनल केयर। यहाँ पे हम सारे किन की बात कर रहे हैं, सीएनसीपी वाले बच्चों की बात कर रहे हैं। तो ऐसे के अंदर हमारे क्या क्या इंस्टीट्यूशंस जो हमारे सेक्ट के अंदर दे रखे हैं वो क्या क्या है, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन जो 221 के अंदर दे रखा है, इट encompasses facilities recognized under the act for providing care and protection, all must be registered under the act regardless of government grants। सभी को रजिस्टर करना जरूरी है, चाहे उनको गवर्नमेंट ग्रांट्स दे या ना दे। फिर चिल्ड्रंस होम की बात कर रखी है सेक्शन 219 के अंदर फॉर सीएनसीपी। फिर कम्युनिटी बेस्ड रेजिडेंशियल केयर ओपन शेल्टर की बात कर रखी है
241 के अंदर ऑब्जर्वेशन होम की बात कर रखे हैं 240 के अंदर। ये बात जो है हम हमारे किसकी करते हैं, सीसीएल की बात करते हैं। फिर स्पेशल होम 256 के अंदर, प्लेस ऑफ सेफ्टी 246 के अंदर, ये भी अभी हम बात करेंगे। स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी, ये जो सेटअप की रखी है वो किसके अंदर है, 2 सब क्लॉज 57 के अंदर। अब जो अभी हमने बात करी 240 ऑब्जर्वेशन होम, तो ऐसे में क्या है कि जिन बच्चों को पकड़ा जाता है, जो हमारे जेजेबी के अंदर हमारे जो सीसीएल वाले बच्चे हैं, उनको एक होल्ड करने के लिए एक ऑब्जर्वेशन होम रखा जाता है, टेम्पररी होल्डिंग फैसिलिटी। क्या है ये, टेम्पररी होल्डिंग फैसिलिटी है, where a CCL is kept during the inquiry or trial if they are not released on bail। अगर उन्होंने ऐसा कोई क्राइम किया है कि उनको बेल पर रिलीज नहीं किया गया है, तो उनके लिए एक टेम्पररी होल्डिंग फैसिलिटी है, टेम्पररी उनको यहाँ रखा जाता है फॉर इंक्वायरी और ट्रायल। दूसरी बस स्टेज क्या है, पहली बात तो जैसे ही वो आए उनको कहाँ रखा जाता है, हम ऑब्जर्वेशन होम में रखते हैं। फिर अब जैसा आपने देखा कि इंक्वायरी और ट्रायल चल रहा है, उसके बाद लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेटिव फैसिलिटी where a CCL is sent after being found guilty by the board for housing and rehabilitative services। भाई है ना, यहाँ पे ट्रायल चला, अगर उसको छोड़ सकते हैं वापस तो ना उसको छोड़ दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है, और नहीं अगर वो गिल्टी फाउंड होते हैं तो उनको कहाँ भेज दिया जाता है, स्पेशल होम के अंदर पोस्ट एडजुडिकेशन। लॉन्ग टर्म क्या क्या हमारे पॉइंट्स हैं, लॉन्ग टर्म है वो, और दूसरी क्या है, रिहेबिलिटेटिव फैसिलिटी है। यहाँ पे क्या किया जाता है, वहां पे स्कूल्स होते हैं, बच्चों को काम सिखाए जाते हैं कि सेम उसी तरीके से रखने की कोशिश किया जाता है कि अगर वो समाज में रह रहे ताकि वो समाज से कटे नहीं, वापस समाज में जुड़ सके, उनका पुनर्विस्थापन हो सके समाज में, उसके लिए उनको पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है, उनको अच्छी बातें सिखाई जाती है कि उनका क्यों माइंड ऐसा हुआ, उस चीज को मोड़ा जाता है कि क्यों ऐसा माइंड हुआ कि उन्होंने क्राइम कमिट किया। अच्छी चीजें सिखाई जाती है उनको, है ना, काम करने के लिए उनको स्किल्स सिखाई जाती है, तो अच्छे इस तरीके से एजुकेशन दी जाती है कि वो वापस जाके समाज में कुछ कर सकें, वापस एक क्रिमिनल ना बन जाए। लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेटिव फैसिलिटी है, तो वहां पे सीसीएल उनको, जहां पे ना एक सीसीएल को, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ को भेजा जाता है आफ्टर बीइंग फाउंड गिल्टी बाय द बोर्ड फॉर हाउसिंग, वो वहीं रहते हैं और रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज उनको प्रोवाइड होती है। और तीसरी बात जो हम करते हैं, प्लेस ऑफ सेफ्टी की बात करते हैं। तो इसमें क्या है, प्लेस ऑफ सेफ्टी में क्या है, क्या क्या बात, इसके 2 एक्सेप्शन है। एक तो पुलिस लॉकअप जो है या जेल है, उसको हम कभी भी प्लेस ऑफ सेफ्टी में इंक्लूड नहीं करते हैं। एक्सक्लूसिवली किन की बात कर रहे हैं हम, या अभी हमने जो एडोलसेंट वाले बच्चों की बात करी, एक्सक्लूसिवली फॉर CCLs एजेड 16 प्लस accused of heinous crimes or those aged 21 plus completing their term used during inquiry and post guilt। ओके, फिर कुछ और डेफिनेशंस जो हमारे दे रखी है, अल्टरनेटिव केयर वाली बात, तो यहाँ पे क्या है, फिट फैसिलिटी 27 में दे रखी है, गवर्नमेंटल और रजिस्टर्ड एनजीओ recognized by the board or committee as highly prepared to temporarily own the responsibility of a specific child। फिर दूसरी बात फॉस्टर केयर की बात करता है, प्लेसमेंट ऑफ ए चाइल्ड बाय द कमिटी इन द डोमेस्टिक एनवायरनमेंट ऑफ अ फैमिली अदर देन बायोलॉजिकल और अल्टरनेट केयर। फॉस्टर केयर फॉरेन में भी होता है, जो जैसे मैंने आपको बताया, अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है, जो भी उनके एनजीओ है, जो भी अथॉरिटी है, अगर ऐसा लगता है जो उनके नेचुरल पेरेंट्स हैं बच्चे के, जो नेचुरल गार्जियंस हैं, वो अनफिट हैं, किसी भी रीजन से बच्चे का ध्यान सही से नहीं रख रहे हैं, तो वो उनको किसी और फॉस्टर फैमिली को दे देते हैं, जो उन बच्चे को वही होमली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, उनका ध्यान रखती है, और वो कमिटी इन द डोमेस्टिक एनवायरनमेंट ऑफ अ फैमिली अदर देन बायोलॉजिकल, वो बायोलॉजिकल नहीं होनी चाहिए बस, फॉर अल्टरनेट केयर। तीसरी बात कर रहे हैं, फिट पर्सन की बात कर रहे हैं, जो 228 के अंदर दे रखा है, फिट पर्सन, वो क्या बोलते हैं, एन इंडिविजुअल आइडेंटिफाइड आफ्टर इंक्वायरी एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द बोर्ड और कमिटी टू रिसीव एंड टेक केयर ऑफ अ चाइल्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। कुछ टाइम के लिए किसी बच्चे को किसी पर्सन को, जिस पर्सन को देते हैं ना, जो कमिटी है वो देती है किसी बच्चे को ध्यान रखने के लिए, उस बच्चे फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और उस बच्चे उसको इंसान को क्या बोलते हैं, फिट पर्सन बोलते हैं। गार्जियन की डेफिनेशन किसमें दे रखी है, 231 के अंदर हमको गार्जियन की डेफिनेशन दे रखी है, नेचुरल
guardian or any other person having actual charge of the child recognized by the committee and board. कुछ डेफिनेशंस ऐसी हैं, आपको उनका नंबर ध्यान रखना जरूरी है। और कुछ डेफिनेशंस जैसे आपने अभी सीएनसीपी की डेफिनेशन पढ़ी, ये जो आपकी चाइल्ड, ये तो ऐसी हैं कि जिनको आपको पूरी डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी, पॉइंट्स में याद कर लीजिए उनको, कैसे भी रट के, मैंने आपको पॉइंट्स में समझाने की कोशिश करी, इस तरीके से भी याद कर लीजिए कि उनका एसेंस क्या कह रहा है। और उनके जो कुछ के नंबर्स हैं ये डायरेक्ट आते हैं कि फिट पर है ना, गार्जियन किसके अंदर डिफाइंड है आपके सेट के अंदर, ये आपके प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं कि उनका नंबर किस सेक्शन नंबर में आपके इसकी डेफिनेशन गिवन है, तो आपको इनके याद करने हैं। मैं आपको पता है एक डेफिनेशन लेके नहीं आ रही, तो जो डेफिनेशन है उनको तो आपको पक्का से इनको याद रखना ही है। फिर रिहेबिलिटेशन और अडॉप्शन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो उसमें हमारे जो 3 डेफिनेशन है वो बात कर रहे हैं हम, स्पॉन्सरशिप, अडॉप्शन और आफ्टर केयर। तो स्पॉन्सरशिप में क्या बोलता है 258 के अंदर, 2 सब क्लॉज 58 के अंदर, प्रिवेंशन एंड सपोर्ट की बात, सप्लीमेंट्री सपोर्ट फाइनेंशियल और अदरवाइज टू फैमिलीज टू मीट द चाइल्ड्स डेवलपमेंट नीड्स विदाउट रिमूविंग देम फ्रॉम देयर फैमिली। कोई उनको स्पॉन्सरशिप दे रहा है फैमिली की उसे ना बिना रिमूव करे, उनको फैमिलीज को रिस्पॉन्सरशिप दे रखा है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताई कोई फाइनेंशियल सिचुएशन के कारण पेरेंट्स को सिर्फ उनको ना त्याग रहे हैं कि हम ना हमारे बच्चे की अच्छी केयर नहीं कर सकते, इसलिए सिर्फ आपको कम्युनिटी को सौंप रहे हैं, या फिर है ना वहाँ पे ऐसे डेजर्ट कर रहे हैं क्योंकि उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं थी। तो ऐसे में गवर्नमेंट जो है वो ये कोशिश करती है, जो एनजीओ है वो इस तरह से कोशिश करती है कि स्पॉन्सरशिप मिले ऐसे बच्चों को, ताकि उनके पास एटलीस्ट अपने पेरेंट्स तो हों। जस्ट बिकॉज उनके पास पैसे नहीं है वो अपने पेरेंट्स से क्यों अलग रहे, तो ऐसे में कुछ लोग उनको स्पॉन्सरशिप भी प्रोवाइड करते हैं, सप्लीमेंट्री सपोर्ट देते हैं किसी भी तरह का। फिर दूसरी बात हम बात करते हैं एडॉप्शन की, परमानेंट लीगल इंटीग्रेशन, the process through which an adopted child is permanently separated from biological parents and becomes the lawful child of adoptive parents। यहाँ पे हम बच्चे को एक तरीके से परमानेंटली सेपरेट कर देते हैं उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स से, किसी भी रीजन से, जो आपके जो है ना, अगर कोई बच्चा अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ नहीं रह सकता है, उसके पेरेंट्स एक्सपायर हो गए, किसी भी रीजन से, जो अडॉप्शन की प्रोसीजर जो आपको दे रखा है, बिकम्स द लॉफुल चाइल्ड, वो है ना अडॉप्टिव, जो आपकी चाइल्ड लॉफुल चाइल्ड जो है उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स कहला देते हैं, और वो जस्ट लाइक उसी तरीके से ट्रीट किए जाते हैं जैसे कोई वो उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं। तो वो उसी तरीके से उनके राइट्स भी होते हैं, उसी तरीके से उनकी ड्यूटीज भी होती है सिमिलर तरीके से। फिर अब आपके मान लीजिए या कोई ऐसा बच्चा है जो है ना अनाथालय में रह रहा है, कहीं भी ऐसे रह रहा है, और फिर उसके बाद हम जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है वो रह चुका, तो आपको ये पता है कि अनाथालय वगैरह जो भी आपके इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनमें आप सिर्फ बच्चा 18 साल तक रहता है, बट उसके बाद क्या। तो ऐसे सिचुएशन में फाइनेंशियल एंड अदर सपोर्ट गिवन टू यंग अडल्ट्स एजेड 18 to 21 who have left child care institutions, helping them to reintegrate into mainstream society। तो उसको हेल्प करना ऐसी सिचुएशन में ये आफ्टर केयर काम आते हैं, 2-5 जो 2 सब क्लॉज 5 में दे रखा है, उनको हेल्प की जाती है कि अब उनको समाज की तरह जोड़ना है वापस। तो उनको मान लीजिए कि उनको ऐसे कोई कॉलेज के ना एजुकेशन दे रहे हैं, कोई स्किल सिखाई जा रही है उनको ना, इस तरीके से ना उनकी हेल्प की जा रही है, फाइनेंशियल उनको सपोर्ट दिया जा रहा है कि ताकि वो कॉलेज की अपनी पढ़ाई कर सके, या किसी भी इस तरीके से कि वो वापस फिर वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, अपने ना कमाएं, वापस उस समाज के अंदर वो खुद इंक्लूड हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में ये आफ्टर केयर काम आता है। अडल्टहुड के बाद जो काम आता है वो आफ्टर केयर में आता है। ए याद रखेंगे आप, एडल्टहुड आफ्टर केयर, ओके। फिर एक हमने जो बेगिंग की बात करी थी, कहाँ बात करी थी, बेगिंग की बात हमने करी थी, ना हमने बात करी थी सीएनसीपी की कंडीशन में बात की थी कि आपको इस सिचुएशन में कोई बच्चा मिला है जो बेगिंग कर रहा था, तो बेगिंग की डेफिनेशन हमारे 2.8 के अंदर दे रखा है, प्रोहिबिटेड कंडक्ट की बात कर रहे हैं कि अगेंस्ट चिल्ड्रन में। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे दो चीज दे रखी है, बेगिंग और दूसरा कॉर्पोरल पनिशमेंट की बात कर रहे हैं। 2 डेफिनेशन हमारे दे रखी है। तो बेगिंग में क्या है, सॉलिसिटिंग और रिसीविंग आर्म्स इन अ पब्लिक प्लेस। आर्म्स क्या होता है, भीख, जो भीख कहते हैं ना उसको इंग्लिश में आर्म्स कहते हैं। तो ऐसी कोई सिचुएशन है जहां पे आप उससे सॉलिसिट या रिसीव उसके थ्रू उसको है ना भीख मंगवा रहे हैं, या वो मांग रहा है, उसको भीख मिल रही है किसी भी तरीके से पब्लिक प्लेस से, एंटरिंग प्राइवेट प्रेमाइसेस फॉर द पर्पस ऑफ सॉलिसिटिंग आर्म्स।
इस तरीके से है ना वो भीख मांगते मांगते वो कोई है ना वो कहाँ पे कोई पब्लिक है ना जो प्राइवेट किसी के है ना प्रेमाइसिस में घुस के वो भीख मांग रहे हैं. Exposing or exhibiting any sore, wound, injury, deformity or disease whether of oneself, another person or an animal to obtain or extort alms. ट्रैफिक लाइट पे आप अक्सर देखते होंगे कि कोई बच्चा है ना, बच्चा या कोई लेडी इस तरीके से आ जाते होंगे कि मेरा बच्चा बीमार है, मुझे दूध है ना, इसको दूध पिलाना है, इसको खाना खिलाना है, या मेरे चोट लग रही है. कोई बूढ़ी है ना लेडी अपने बच्चे को लेके आ जाती है, या बच्चा खुद आ जाता है कि मेरे यहाँ लग रही है, मेरा हाथ नहीं है, या मेरे को मेरे आंख नहीं है. किसी भी तरीके से इस तरीके से ना बच्चे को एक्सपोज करना वो भी इस बेगिंग के अंदर आता है. फिर कॉर्पोरल पनिशमेंट की बात करते हैं. Subjecting a child to physical punishment, it involves deliberate infliction of pain done as retribution for an offense or for the purpose of disciplining or reforming the child. उसको बच्चे को मारा गया हो या इस तरीके से करा गया हो कि उसके है ना चोट दिखे, वो भी है ना कॉर्पोरल पनिशमेंट में आता है. उससे कोई क्राइम करवाने के लिए उसको मारा गया है तो वो है ना उस कंडीशन में हम ये बात करते हैं. और 2(9) जो है वो फाउंडेशन की बात करता है. उसमें दिस प्रिंसिपल इज द बेसिस ऑफ एनी डिसीजन टेकन रिगार्डिंग द चाइल्ड अंडर द एक्ट. वो क्या क्या है, इंश्योरिंग द फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक राइट्स एंड नीड्स. दूसरी बात जो हम करते हैं, इंश्योर द प्रिजर्वेशन ऑफ आइडेंटिटी एंड सोशल वेलबींग. और तीसरा प्रिंसिपल जो हम बात करते हैं, इंश्योर कंप्लीट फिजिकल, इमोशनल एंड इंटीग्रेशन ऑफ. ये हमारे ये जो है प्रीएम्बल के अंदर दे रखे हैं ये चीजें. प्रिंसिपल्स दे रखे हैं है ना इस एक्ट के. वो क्या क्या दे रखे हैं कि पहली बात, बेस्ट इंटरेस्ट में चाइल्ड की बात की जाए, उसके पास्ट रिकॉर्ड्स को इरेज कर सकें और उसका फैमिली इस तरीके से फैमिली और कम्युनिटी प्लेसमेंट प्रिफर्ड किया जाए, या विदाउट रिजॉल्विंग विदाउट फॉर्मल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, उसको कोर्ट वगैरह इन सब से बचाते हुए इस तरीके से किया जाए कि वो इन सब से बच सके. क्या क्या पनिशमेंट हमारे है ना जो क्या क्या चीज की बात कर रहे हैं हम, रिहेबिलिटेशन की बात कर रहे हैं, री इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं. इन सभी की बात हम इस एक्ट के अंदर फिर करते हैं. इस तरीके से हमने सारी डेफिनेशंस जो हमने इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी, और कोई डेफिनेशन हमारी रह गई हो. सरेंडर चाइल्ड की डेफिनेशन की बात हम कर ही चुके हैं आपसे. हीनियस ऑफेंसेस की बात हम कर चुके हैं. शिल्पा मित्तल का केस डिस्कस किया था हमने. पेटी ऑफेंसेस की, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड की बात हम कर रहे हैं. कि मेन ना ये वाली सारी बात हम कर चुके हैं कि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड में हम क्या समझते हैं कि उसका फुलफिलमेंट हो, उसकी जो बेसिक राइट्स है, नीड्स है. सेक्शन 2(9) के अंदर हमने जो बात करी थी कि वो क्या क्या बात करी थी कि उसका जो है ना बेसिक राइट्स और नीड्स है उनका फुलफिलमेंट हो. दूसरी बात करी थी प्रोटेक्शन ऑफ आइडेंटिटी एंड सोशल वेलबींग, कि अगर कोई नाबालिग, वहाँ आप अक्सर न्यूज में देखते होंगे तो बच्चे नाबालिग के नाम से आता है. जिस तरीके से आपने अगर कोई न्यूज में आ रहा है तो वहाँ पे बच्चे का नाम वगैरह यूज नहीं किया जाता है, उसकी आइडेंटिटी कभी भी रिवील नहीं की जाती है. इंश्योरिंग फिजिकल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इस चीज का मेक श्योर हो. तो ये बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड में हम बात करते हैं. फिर प्लेस ऑफ सेफ्टी की बात हम कर ही चुके हैं. स्पेसिफिक प्लेस और इंस्टीट्यूशन अटैच टू. अब तो इसमें क्या क्या हमने दो बात करी कि मैंने आपसे बोला था कि मैं आपसे हम इस बारे में बात करेंगे. तो प्लेस ऑफ सेफ्टी में जो है, जो आपके 246 के अंदर डिफाइन है, तो हम क्या क्या इसमें इसके क्या क्या जो है ना हमारे वो हैं एक्सेप्शंस. नेवर अ पुलिस लॉकअप और दूसरी नेवर अ रेगुलर एडल्ट जेल. इन दो को कभी भी हम प्लेस ऑफ सेफ्टी में नहीं मानते हैं. तो क्या मानते हैं, प्लेस अ स्पेसिफिक प्लेस और इंस्टीट्यूशन अटैच टू एन ऑब्जर्वेशन और स्पेशल होम. ये हमारे प्लेस ऑफ सेफ्टी के अंदर आते हैं. मीन टू रिसीव एंड टेकन केयर ऑफ द चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ. तो जिस तरीके से हम आना, हमारे अगर कोई एडल्ट होता है, अगर वो क्राइम करता है तो आपको पता है वो पुलिस लॉकअप में रखा जाता है, या फिर अगर वो ना, या फिर उसको वो जुडिशियल कस्टडी के अंदर रखते हुए जेल में अंदर रखते हैं. तो यहाँ पे हम उनमें कभी भी नहीं रखते हैं उन बच्चों को हमेशा उनसे सेपरेट रखा जाता है. तो उनकी जगह को क्या बोला जाता है, प्लेस ऑफ सेफ्टी. और वो क्या होते हैं, हमारे ऑब्जर्वेशन और स्पेशल होम जो भी हमने बात करी उनसे अटैच्ड एक प्लेस होती है, प्लेस ऑफ सेफ्टी, वहां रखते हैं उसको. और वो क्या होता है, मीन फॉर रिसीव एंड टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ.
Placements here are made strictly by an order of the Juvenile Justice Board or the Children's Court. सिर्फ उनके ऑर्डर पे ही उनको, है ना, जो जेजेबी हो या जो हमारे चिल्ड्रंस कोर्ट होते हैं वो ही डिसाइड करते हैं कि बच्चे को ऑब्जर्वेशन होम में रखना है, उनको आपको स्पेशल, जो आपका स्पेशल होम है उसमें रखना है या प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखना है। ये बाकी बात भी हम कर चुके हैं। मैंने आपसे लगभग सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आज डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो शुरू करेंगे, तो आज आप यही करेंगे कि आप सारी डेफिनेशन आपके बेयरक्स से लेते हुए आप अच्छे से उनको ध्यान से पढ़ेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आपको कंफ्यूजन लगता है आप ना कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सेशन को अभी भी लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए। हम आगे ही पूरा इस तरीके से कोर्स को कवर करने वाले हैं और इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहिए जिसका नाम है थिंक लीगली।